एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो सबसे सेफ माना जाता है कंपेयर टू अदर टर्म्स। तो देखिए, अभी मैंने आगे आपको बताया था कि जो बायर है उसको एक्सपोर्टर पे भरोसा नहीं होता कि वो पेमेंट मिलने के बाद गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा कि नहीं, और एक्सपोर्टर को भी भरोसा नहीं होता कि बायर पेमेंट करेगा कि नहीं। ये एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में एलसी काफी यूजफुल होता है डील करने में। ये वन टाइप ऑफ बैंक ड्राफ्ट होता है जिसको बैंक इश्यू करता है, और इससे एक तरीके की गारंटी हो जाती है कि जो बायर है वो एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगा और एक्सपोर्टर जो है वो बायर को टाइम पे गुड्स भेजेगा। तो किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है और इसमें किस तरीके से बैंक इन्वॉल्व होते हैं ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो बायर है वो एप्लीकेंट हो गया, क्योंकि ये जो एलसी है वो ये इश्यू करवाएगा। तो ये जो बायर है वो अपनी बैंक के पास जाएगा और बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करने की रिक्वेस्ट करेगा। फिर बायर की बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट को रेडी करके एक्सपोर्टर की कंट्री में जिस बैंक के साथ बायर की बैंक का टाइप होगा उसको ये एलसी सेंड कर देगी। ये जो बैंक है वो एक्सपोर्टर की बैंक भी हो सकती है, जिसे एडवाइजिंग बैंक कहा जाता है। अभी ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसकी ऑथेंटिसिटी एक्सपोर्टर की बैंक चेक करती है कि बायर और उसकी कंपनी का नाम सही है कि नहीं, प्रोडक्ट का नाम, उसका एचएस कोड सही है कि नहीं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है ना। ओके, तो सब कुछ चेक करने के बाद लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर को दे दिया जाएगा। ओके, तो अभी एक्सपोर्टर को क्या होता है, भरोसा हो जाता है कि बायर ने मुझे एलसी दे दिया है, अब मुझे मेरा पेमेंट मिल जाएगा। अब एक्सपोर्टर अपने गुड्स को शिप कर देगा, और जब वो गुड शिप करेगा यानी कि वेसल पे लोड करेगा तब उसको मिलेगा बीएल। ओके, तो अभी बीएल और दूसरे डॉक्यूमेंट्स वो देगा अपनी बैंक को। अभी उसकी जो बैंक है वो सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक करेगा। बैंक देखेगा कि जो गुड्स है उसे प्रॉपरली शिप किया है कि नहीं एलसी के हिसाब से। उसके बाद उसकी बैंक उसको पेमेंट कर देगी। ओके, अभी एक्सपोर्टर का बैंक सारे डॉक्यूमेंट बायर की बैंक को भेज देता है और पेमेंट की डिमांड करता है। फिर बायर की बैंक सारे डॉक्यूमेंट बायर को दिखाएगा और उसकी अप्रूवल लेगा कि आपने जो गुड्स मंगाया था वो यही गुड्स है कि नहीं, शिपमेंट टाइम पे हुआ है कि नहीं। ओके, तो अब जब बायर का अप्रूवल आ जाता है तब बायर की बैंक जो है वो बायर से पेमेंट की डिमांड करता है, और बायर जो है वो अपनी बैंक को पेमेंट करता है, और उसकी बैंक पेमेंट कर देती है सामने एक्सपोर्टर की बैंक को। ओके, तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का। तो इस तरह से बायर को उसका गुड्स मिल जाता है और एक्सपोर्टर को उसका पेमेंट। अभी इसमें कई बार एक और चीज हो जाती है कि ये जो एक्सपोर्टर की बैंक है वो सोचती है कि बायर की जो बैंक है वो छोटी बैंक है या उसकी क्रेडिट रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो बायर की बैंक को कहेगी कि आप कोई बड़े बैंक की गारंटी लेके आइए जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो। तो कई बार एक बड़ा बैंक गारंटी देता है कि बायर की बैंक के लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर बायर की बैंक किसी केस में डिफॉल्ट करती है तो वो हमारी गारंटी है। ओके, और इस केस में ये जो बड़ा बैंक है वो जिम्मेदार होगा पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस लेटर ऑफ क्रेडिट का। अभी इसका हम एक रिकेप देख लेते हैं। तो जैसे ही इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की कोई डील होती है तो ये जो बायर है इंपोर्टर वो उसकी बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करने की रिक्वेस्ट करता है। ओके, तो उसकी बैंक जब बायर की बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट रेडी कर देती है तो रेडी करके वो भेजती है एक्सपोर्टर की बैंक को, जो एडवाइजिंग बैंक है। जैसे मैंने अभी आगे आपको बताया कि ये जो बैंक है वो एक्सपोर्टर की बैंक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन बायर की बैंक उसी बैंक में भेजेगी जहां बायर की बैंक का टाइप होगा या उसकी खुद की कोई ब्रांच होगी। ओके, देन ये जो एडवाइजिंग बैंक है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी कि भाई बायर का नाम प्रॉपर है कि नहीं है, बायर की कंपनी का नाम प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट का एचएस कोड सही है कि नहीं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ चेक करने के बाद वो लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर को फॉरवर्ड कर देगी। ठीक है, तो अभी एक्सपोर्टर को क्या है, भरोसा हो जाता है कि अब मुझे मेरा पेमेंट मिल जाएगा। देन वो गुड्स को शिप कर देता है। ठीक है, तो अभी वो जब वेसल पे गुड्स को लोड कराएगा तो उसको वहां से मिलेगा बीएल। तो एक्सपोर्टर जो है बीएल और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको उसकी बैंक में सबमिट करा देगा। अभी इसकी बैंक सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेगी कि भाई जो एलसी के हिसाब से जो गुड्स कहा गया था वो प्रॉपर शिप हो गया है कि नहीं। सब कुछ चेक करने के बाद उसको पेमेंट दे देगी। ठीक है, और ये जो बैंक है एक्सपोर्टर की वो डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करेगी बायर की बैंक को। ओके, और पेमेंट की डिमांड करेगी। अभी ये जो बायर की बैंक है
वो सारे डॉक्यूमेंट्स बायर को दिखाएगी कि भाई आप एक बार चेक कर लीजिए कि भाई आपने जिस हिसाब से गुड्स मंगवाया था वही गुड्स है कि नहीं, उसका एचएस कोड जो है वो इस हिसाब से हुआ कि नहीं, ठीक है, शिपमेंट टाइम पे हुआ है कि नहीं। ओके, तो सब कुछ बताने के बाद जब बायर का अप्रूवल आ जाता है कि हाँ भाई सब कुछ प्रॉपर है, ठीक है, तब जाके बायर की बैंक उससे पेमेंट की डिमांड करती है और फिर बायर जो है वो उसकी बैंक को पेमेंट करता है। अभी इसकी बैंक को जब पेमेंट मिल जाता है तो वो पेमेंट ट्रांसफर कर देती है एक्सपोर्टर की बैंक को, ठीक है। अभी ये जो एक्सपोर्टर की बैंक है उसको कभी कभार ऐसा लगता है कि ये जो बायर की बैंक है वो कोई छोटी बैंक है या उसकी क्रेडिट रेटिंग कम है, तो वो क्या करती है कि कोई बड़े बैंक की गारंटी मांगती है कि भाई आपको कोई बड़े बैंक की जो जिसकी क्रेडिट रेटिंग काफी अच्छी हो उसकी गारंटी देनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में एक थर्ड बैंक इन्वॉल्व होता है। ओके, और वो एक्सपोर्टर के बैंक को कहता है कि भाई जो ये जो बायर की बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर रही है उससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अगर किसी केस में बायर की बैंक डिफॉल्ट करती है तो सारे पेमेंट की जिम्मेदारी हमारी रहेगी और पेमेंट हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट का। अब हम देखते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले है रिवोकेबल एलसी। अभी इस एलसी में क्या होता है कि ये जो बायर की बैंक है वो आपके एलसी की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसको चेंज कर सकती है या फिर आपके एलसी को कैंसिल भी कर सकती है, और ये सब कुछ हो सकता है आपको बिना बताए। तो इस एलसी में हमारे पेमेंट की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, तो इसलिए एक्सपोर्ट में ये इतना यूज नहीं होता, इसकी जगह पे यूज होता है इरिवोकेबल एलसी। अभी इरिवोकेबल एलसी क्या है कि ये जो एलसी होता है वो एक बार बन जाने के बाद कैंसिल नहीं होता और इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई चेंज करना है तो इसमें आपके बायर और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और साथ में आप दोनों की बैंक को भी एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसमें जाके चेंज हो सकता है या फिर ये कैंसिल हो सकता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे ज्यादा यही यूज होता है। ओके, देन आता है स्टैंड बाय एलसी। तो इसमें क्या होता है कि आपने अगर आपके बायर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और आपको हर महीने उसको गुड्स एक्सपोर्ट करना है तो ये स्टैंड बाय एलसी उस कॉन्ट्रैक्ट में रखवाया जाता है। अभी इसमें किसी वजह से आपका जो बायर है वो आपको पेमेंट नहीं दे रहा है, आपका बायर आपको पेमेंट पेमेंट देने में डिले कर रहा है या फिर पेमेंट ही नहीं दे रहा है, तो उस टाइम पे आप ये स्टैंड बाय एलसी का यूज कर सकते हैं और आपका पेमेंट ले सकते हो। ओके, तो ये एक तरीके से बैंक गारंटी की तरह काम करता है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है वो है अनकन्फर्म एलसी। तो आगे हमने जो एलसी की जो पूरी प्रोसीजर सीखी उसे अनकन्फर्म एलसी कहते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपके बायर की जो बैंक है वो छोटी है, उसकी क्रेडिट रेटिंग कम है, तो पेमेंट की कोई गारंटी नहीं रहती, ठीक है। तो उसे अनकन्फर्म एलसी कहेंगे। अभी नेक्स्ट जो है वो कन्फर्म एलसी। तो अभी जैसे ही हमने देखा कि उस बायर की बैंक की गारंटी कोई बड़ी बैंक ले लेती है तो उसे कन्फर्म एलसी कहेंगे, और ये तब लिया जाता है कि बायर की बैंक छोटी हो और एक्सपोर्टर को भरोसा नहीं कि ये पेमेंट करेगी, और इरिवोकेबल एलसी जो होता है वही कन्फर्म एलसी होता है, क्योंकि जो बड़ी बैंक है वो रिवोकेबल एलसी की कोई गारंटी नहीं लेती। तो जैसे ही कोई बड़ी बैंक इसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली जो अनकन्फर्म एलसी है वो कन्फर्म एलसी हो जाएगा, ठीक है। देन आता है ट्रांसफरेबल एलसी। अभी इसमें जो एक्सपोर्टर है वो कोई छोटी कंपनी का है और उसकी जो कंपनी है उसकी होल्डिंग कंपनी कोई और हो, तो इसमें एक्सपोर्टर अपना जो एलसी है वो अपनी होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। देन हमारा आता है बैक टू बैक एलसी। तो अभी मान लो आप यहाँ पे एक एक्सपोर्टर हैं लेकिन आप एक ट्रेडर हैं, मर्चेंटाइज, आप एक मैन्युफैक्चर नहीं है। अभी इसमें आप कोई और मैन्युफैक्चर से गुड्स को परचेस करके उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इस केस में आपके पास इतना पूरा अमाउंट नहीं है कि आप पूरा पेमेंट करके माल को खरीद सके, तो इस केस में आप आपकी बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे एक बैक टू बैक एलसी इश्यू किया जाए। तो अभी मान लो आपने यहाँ से आपके मैन्युफैक्चर से 1 लाख का गुड्स लिया था और उसको 1.5 लाख में आपने एक्सपोर्ट किया, तो यहाँ पे आपकी जो बैंक है वो ये जो 1 लाख का जो एलसी है वो थर्ड पार्टी इश्यू कर देगी, यानी आपके जो मैन्युफैक्चर है उसके नाम का, और बाकी का जो 50,000 का जो डिफरेंस अमाउंट है उसका एलसी वो आपके नाम का इश्यू कर देगी। तो इस तरह से बैक टू बैक एलसी यूज होता है। अभी इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो अमाउंट होगी, मान लो कि आपने 1.5 लाख का एक्सपोर्ट किया है,
तो ये पूरे की पूरी अमाउंट का जो एलसी है वो थर्ड पार्टी का नहीं बनेगा। इसमें कुछ डिफरेंस अमाउंट होनी चाहिए। 1,40,000 होगी तो भी चलेगा, लेकिन बाकी के जो आपकी जो प्रॉफिट अमाउंट है, जो डिफरेंस अमाउंट है, वो होनी चाहिए, तभी ये बैक टू बैक एलसी वर्क करेगा। यानी ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख का एक्सपोर्ट किया था और वो पूरे के पूरे अमाउंट का जो एलसी है वो थर्ड पार्टी का बना दिया। ऐसा नहीं होगा। आपने 1 लाख का एक्सपोर्ट किया है तो आपका 80,000 या 90,000 का एलसी आपका थर्ड पार्टी का बन सकता है, और बाकी जो डिफरेंस अमाउंट होगी वो आपके नाम की इश्यू होगी। ठीक है, तो ये था हमारा बैक टू बैक एलसी। अभी आगे बढ़ते हैं। रेड क्लोज एलसी। अभी इसमें क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर है वो कहता है कि भाई मुझे जल्दी एक्सपोर्ट करने के लिए तुरंत माल परचेस करना पड़ेगा, उसका पैकिंग करवाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आएगा। तो अभी मेरे पास तुरंत एक्सपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो आप मुझे थोड़ा एडवांस दे दो। तो अब इस केस में जो बायर की बैंक है वो एक्सपोर्टर की बैंक को कहेगी कि भाई आप ये जो एक्सपोर्टर है उनको कुछ अमाउंट आप एडवांस दे दो। तो एक्सपोर्टर की बैंक उसको कुछ अमाउंट दे देगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पेमेंट की गारंटी होती है वो बायर की बैंक की होती है, तो एक्सपोर्टर की बैंक को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। बस इसमें एक्सपोर्टर को एक एप्लीकेशन देना होता है रिटर्न में कि भाई मुझे कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, तो आप मुझे कुछ अमाउंट एडवांस में दो। ओके, तो ये जो एलसी है वो एडवांस के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है कि जो बायर की बैंक है वो रेड इंक से लिख के देती है, इसमें रेड इंक से लिख के देती है कि भाई आप इनको कुछ पेमेंट एडवांस दे दो, इसलिए उसको रेड क्लोज एलसी कहा जाता है। देन अभी आता है हमारा ग्रीन क्लोज एलसी। अभी ग्रीन ग्रीन क्लोज एलसी भी जो है वो रेड क्लोज एलसी की तरह ही होता है। इसमें भी एडवांस पेमेंट ही होती है, पर ये वन टाइप ऑफ सिक्योर क्रेडिट है। अभी ग्रीन क्लोज एलसी में प्री शिपमेंट फाइनेंस के साथ साथ आप जो टर्मिनल पे गुड्स स्टोरेज करते हो उसके लिए एडवांस मिलता है। देखिए, ये जो ग्रीन क्लोज एलसी है ये मोस्टली कमोडिटीज के लिए यूज होता है, जैसे हमारे गेहूं है, चावल जैसे कोई अनाज होते हैं, या फिर कोलसा है। तो ये सारी प्रोडक्ट को क्या है कि एक्सपोर्ट करने से पहले टर्मिनल में स्टोरेज करना होता है। आपका जो भी पोर्ट होगा, पोर्ट पे जो टर्मिनल होगा, ओके, तो टर्मिनल पे क्या एक वेयर हाउस होता है, तो आपको ये वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर करना होता है। तो आप जब टर्मिनल के वेयर हाउस में आपका गुड्स स्टोर करोगे तब आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, और उस रिसिप्ट को आपको आपकी बैंक में सबमिट करनी होगी। और आपको एक, मैंने जैसे आपको कहा कि एक रिटर्न अंडरटेकिंग भी देना होगा आपकी बैंकों की, ये जो गुड्स हैं वो मैंने एक्सपोर्ट टर्मिनल पे पहुंचा दिया है, और उसकी जो रिसिप्ट है वो भी मैंने बैंक को दे दी गई है। तो यहाँ पे आपका जो रेगुलर एलसी होगा उसके साथ साथ आपको एक ग्रीन क्लॉज एलसी भी दिया जाता है। मतलब आपको कोई अलग से एलसी नहीं मिलेगा, पर आपके एलसी में एक क्लोज यानी कि जो धारा होती है वो ऐड हो जाती है, जिसको ग्रीन कलर से लिखते हैं। ओके, अभी ये ग्रीन कलर से लिखते हैं इसलिए ग्रीन क्लोज एलसी हो गया। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा कि आपको जो एडवांस पेमेंट मिल जाएगा, तो लास्ट में जो आपके एलसी की टोटल वैल्यू होगी उसमें आपके एडवांस पेमेंट की जो अमाउंट होगी उसको बैंक एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, अभी देन उसके बाद आता है रिवॉल्विंग एलसी। अभी रिवॉल्विंग एलसी तब यूज किया जाता है कि जब आप अपने बायर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। मान लो कि आपका जो बायर है वो दुबई का है, ठीक है, ये बायर जो है वो दुबई का है। अभी आपका इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसको आपको हर महीने 4 कंटेनर गेहूं के भेजना है अगले 3 महीने तक। ओके, ये जो एवरी मंथ हो गया, हर महीने, एवरी मंथ 4 कंटेनर गेहूं, ठीक है, उसको भेजने हैं 3 महीने तक। यानी टोटल कितना कंटेनर हुआ, तक 12 कंटेनर। तो ऐसे केस में आप क्या है कि आपको बार बार एलसी बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही एलसी बनाएंगे जिसको रिवॉल्विंग एलसी कहते हैं। ठीक है, तो आपका एक ही बार एलसी बन जाएगा, और ये जो एलसी है वो हर ट्रांजेक्शन में होगा, क्योंकि क्या है कि आपको हर महीने 4 कंटेनर एक्सपोर्ट करने हैं अगले 3 महीने तक। तो ये जो 12 बार आपको गेहूं एक्सपोर्ट करने हैं दुबई, तो आपको 12 एलसी बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही एलसी आपका हर बार यूज होगा, और वो हिसाब से आपको पेमेंट मिलती रहेगी। ठीक है, अभी उसके बाद जो होता है वो है साइट एलसी। अभी साइट एलसी जो है वो एक्सपोर्टर के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें आपकी पेमेंट की प्रोसेस फास्ट होती है। मान लो आपने यहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट किया है और आपने शिपमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट कर दिए हैं, ठीक है,
जो प्रोसेस होता है, आप एक्सपोर्ट करने के बाद आपको जो भी बीएल या जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास, वो आप जब बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे आपकी, ठीक है, तो आपका एलसी जो अगर साइट एलसी है तो आपका बैंक तो क्या है कि आप आपके बैंक को बोल सकते हो कि भाई मेरा एलसी साइट एलसी, आप मेरा पेमेंट जल्दी कर दीजिए। तो आपकी बैंक आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा और 7 वर्किंग डेज में ये जो साइट एलसी है वो 7 वर्किंग डेज में आपका पेमेंट रिलीज कर देगा आपकी बैंक। ओके, 7 डेज में। तो एक तरह के एक्सपोर्टर के लिए काफी अच्छा रहता है, तो उसको क्या है कि फटाफट पेमेंट मिल जाता है। देन उसके बाद आता है डिफर्ड पेमेंट एलसी। अभी ये इंपोर्टर के लिए काफी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक्सपोर्टर को पेमेंट इमिडिएटली नहीं होती है। इसमें आपने अगर कुछ गुड एक्सपोर्ट किया है तो आपको तुरंत ये साइट एलसी की तरफ तुरंत पेमेंट नहीं मिलेगी। ओके, तो अगर आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो, आप अगर यहाँ पे आप इंपोर्टर हो, ठीक है, तो इसमें आपको क्या एक टाइम पीरियड मेंशन करना है कि भाई 15 डेज आफ्टर शिपमेंट या 30 डेज भी हो सकता है, जो भी हो। यानी जब आपका सप्लायर आपकी प्रोडक्ट को शिप कर देगा उसके 15 या 30 दिन के बाद ही उसको पेमेंट मिलेगी। तो मान लो कि आपने यहाँ आपकी प्रोडक्ट 10 दिन में आपको मिल गई, या इसने जो भी प्रोडक्ट भेजी होगी तो आपको 10 दिन में यहाँ मिल गई। अभी आपके उसमें 15 दिन का टाइम लिखा होता, तो अभी आपके पास क्या है कि 5 दिन बचेंगे। तो ये 5 दिन में आप क्या है कि प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो, ठीक है, कि कहीं आपके सप्लायर ने कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट तो नहीं भेज दी। अगर आपकी प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलेगी तो आप क्या है कि सप्लायर से क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफर्ड पेमेंट एलसी इस तरह से यूज में आता है। तो ये हुए हमारे टाइप्स ऑफ एलसी।